दोस्तों ये स्टोरी का दूसरा भाग है। इस स्टोरी का पहला भाग मैंने प्ले लिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा कर के सुने। रुद्र ने जब आराध्या का उदास चेहरा देखा तो वह समझ गया कि वह क्या सोच रही है। वह उससे कुछ कहने ही वाला था कि उसकी माँ साक्षी आराध्या के पास आई और बोली, आराध्या तुम क्या सोच रही हो? और प्लीज मुझे यह मत कहना कि तुम उस मोहित शर्मा के बारे में सोच रही हो। आराध्या हैरान रह गई, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास उससे इस बारे में बात करेगी। उसने अपने निचला होंठ काटा और कहा, मैं वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही साक्षी जी बोली, मेरी बात सुनो आराध्या, मोहित जैसा लड़का कभी भी तुम्हारे लायक नहीं था। तुम एक हीरा हो जिसे पहचानने में वह लोग नाकामयाब रहे और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी रुद्र के साथ हुई, क्योंकि तुमसे बेहतर उसे और कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ सही कह रही है, ज्यादा मत सोचो, ठीक है? हम सभी खुश हैं तुमने रुद्र से शादी की है, दादी जी उनके पास आते हुए बोली। आराध्या ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह उन दोनों के गले लगते हुए बोली, थैंक यू दादी, थैंक यू माँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी फैमिली मिली। रुद्र ने जब अपनी वाइफ को उसकी फैमिली के इतने करीब देखा तो उसे जलन महसूस हुई। उसने आराध्या को अपनी तरफ खींचा और कहा, ठीक है आप सब चलिए, हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं। रुद्र की बात मानकर सब वहां से जाने लगे। सबको ऐसे जाते हुए देखकर समर्थ हैरान रह गया। क्या बात, सब भूल गए कि वह भी यहाँ पर है? उसने जोर से चिल्लाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे मैं भी यहाँ पर हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? फिर वह अपने भाई की ओर मुड़ा और कहा, भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मेरी प्यारी भाभी से मेरा इंट्रोडक्शन तक नहीं कराया। अपने भाई की बात सुनकर रुद्र आराध्या की तरफ मुड़ा और कहा, यह मेरा भाई है समर्थ। अगर तुम्हें कभी भी मेरी फैमिली को कोई भी खबर पहुंचाना हो तो बस उससे कह देना, पलक झपकते ही या पूरी फैमिली को यह बता देगा। समर्थ ने रुद्र को घूरा और आराध्या से कहा, भाभी आप उनकी बात पर ध्यान मत दो, मैं समर्थ सिंघानिया फैमिली का सबसे छोटा बेटा, और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की या फिर मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आराध्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। डाइनिंग रूम में साक्षी जी और दादी जी आराध्या के पास बैठी थी। रुद्र आराध्या के पास बैठना चाहता था लेकिन मन महसूस कर वह अपने पापा के पास बैठ गया और दादी लगातार आराध्या की प्लेट में खाना डाल रही थी। आराध्या उन्हें रोकना चाहती थी लेकिन उसने जब उन्हें अपनी खुशी से यह सब करते देखा तो वह मना नहीं कर पाई और चुपचाप खाने लगी। दादाजी ने अपना सिर उठाया और रुद्र की तरफ करके कहा, तुम शर्मा फैमिली के साथ क्या करने की सोच रहे हो? मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ने की नहीं सोच रहे होगे। दादाजी मैं सिर्फ आपके प्रॉमिस की वजह से ही कुछ नहीं कर रहा हूँ, रुद्र ने कहा। उसे भूल जाओ, उन्होंने आराध्या के साथ जो कुछ किया उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। तुम जो चाहे कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दादाजी ने कहा, मैंने आपसे यही उम्मीद की थी, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन खत्म करने से हमारी कंपनी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि सब इतनी जल्दी मत करो। किसी को एक बार में मारने की बजाय तड़पा तड़पा कर मारने का अलग ही मजा है, रुद्र के पापा ने कहा। रुद्र उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं आपकी बात याद रखूंगा। आराध्या उन सब की बात सुनकर हैरान थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने बाद में इस बारे में रुद्र से बात करने की सोची। ब्रेकफास्ट के बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे। दादी माँ और साक्षी जी अपने साथ लाए हुए गिफ्ट आराध्या को दे रही थी। साक्षी जी ने एक बॉक्स खोला, उसके अंदर 2 जोड़ी कंगन रखे हुए थे। उन्होंने वह कंगन आराध्या के हाथों में पहनाए और कहा, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब तुम्हारी दादी ने मुझे यह दिया था और उन्हें भी यह अपने सास से ही मिले थे, इसीलिए आज मैं यह तुम्हें दे रही हूँ। आराध्या ने कंगन को देखा, फिर साक्षी जी की तरफ मुस्कुराकर बोली, थैंक यू मैम, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। तुम दोनों कब कपूर हाउस जाने की सोच रहे हो? दादी माँ ने रुद्र की तरफ देखकर पूछा। आज, रुद्र ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, यह ठीक है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उन सबसे मिलना चाहिए, हम सबको एक साथ ही चलना चाहिए।
आप क्या कहते हैं? दादी माँ ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा। जैसा तुम चाहो, दादाजी ने कहा। आप सब चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगा, आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आशुतोष जी ने मना करते हुए कहा, यह तो काफी अच्छी बात है, इसी बहाने मैं नीरज जी से भी मिलूंगी। साक्षी जी ने कहा। आराध्या उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और उनसे बोली, मॉम, क्या आप मेरे पापा को जानती हैं? साक्षी भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पापा और मैं हाई स्कूल में एक दूसरे को डेट करते थे। आराध्या ने जैसे ही सुना, उसके मुंह से सारी चाय बाहर निकल गई। दादी माँ ने देखा तो उसे पानी पिलाया। तभी उन सबको कांच टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। सभी ने उस दिशा की ओर देखा जहां आशुतोष जी बैठे थे। उन्होंने चाय का कप फर्श पर गिरा दिया था, जिससे वह टूट गया था। आशुतोष जी जल्दी से उठे और बोले, मैं कितना लापरवाह हूँ, मैंने अपनी चाय ऊपर ही गिरा ली। अब मैं इस तरह मीटिंग के लिए कैसे जा सकता हूँ? इससे अच्छा यही होगा कि मैं भी आप लोगों के साथ जाऊं। फिर उन्होंने अपना फोन उठाया और कहा, मैं अभी मीटिंग कैंसिल करवा के आता हूँ। आशुतोष जी के जाने के बाद साक्षी जी हंसने लगी। फिर उन्होंने कहा, आराध्या, तुम जाकर तैयार हो जाओ। तो आराध्या साक्षी जी की बात मानकर अपने कमरे में चली गई। बेडरूम के अंदर जाकर आराध्या इधर-उधर घूम रही थी, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। रुद्र जब रूम में आया तो उसे देखकर पूछा, अब तुम परेशान क्यों हो? आराध्या उसकी तरफ मासूमियत से देखकर बोली, मेरे पास पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र वार्डरोब की तरफ गया और उसे खोलकर बोला, क्या तुमने एक बार इसके अंदर देखा? आराध्या उसके पास आई, वार्डरोब देखने के लगी। वहां पर साड़ी, सूट और बहुत तरह की लड़कियों के ड्रेस रखे हुए थे और वह सब उसके साइज के ही लग रहे थे। आपने यह सब कब लिया और आपको कैसे मेरा साइज पता चला? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं दूसरे कमरे में तैयार हो जाऊंगा। फिर वह वहां से चला गया। आराध्या ने उसे जाते हुए देखा तो एक गहरी सांस लेकर अपने मन में बोली, यह आदमी मुझे हैरान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। फिर उसने वार्डरोब से एक पिंक कलर का सूट निकाला और उसे लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर बाहर आई तो देखा रुद्र उसका इंतजार कर रहा है। रुद्र की नजर जब आराध्या पर गई, मानो जैसे वह एक बुलबुल हो उसे देखता रह गया। फिर उसकी कमर को अपनी तरफ खींचा और उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आराध्या उसकी बात सुनकर शर्मा गई और बोली, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर रुद्र ने उसे छोड़ दिया और दोनों नीचे आ गए। नीचे आकर आराध्या ने देखा हॉल में बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे जो नौकर कर रहे थे। आराध्या इतने सारे गिफ्ट को देखकर अपने मन में बोली, इन लोगों ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कर लिया। आराध्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि रुद्र उसके पास आया और बोला, डोंट माइंड, मेरी फैमिली ऐसे ही है। मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए कुछ टाइम देना चाहता था, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आराध्या ने उसकी बात काट कर कहा, कोई बात नहीं, वह लोग बहुत अच्छे हैं और आपसे बात बहुत प्यार से करते हैं। फिर थोड़ी देर रुक कर बोली, अगर वह लोग आज नहीं आते तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और आपको इस घर से बाहर भी निकाल सकती हूँ। यह कहकर वह वहां से साक्षी जी की तरफ चली गई। आराध्या को देखकर साक्षी जी उसके पास आईं और उसकी नजर उतारते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। थैंक यू माँ, आराध्या ने कहा। ठीक है, अब चलो, कार तैयार है। मैं, रुद्र, तुम और रुद्र के पापा एक कार में जाएंगे और दूसरे में माँ, पापा और समर्थ। आराध्या ने सिर हिलाया, लेकिन वह बहुत घबराई हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने पापा का सामना करेगी। अब तक तो उसकी और मोहित की शादी कैंसिल हो गई, यह खबर चारों तरफ फैल गई होगी, यह सब सोचकर वह बहुत परेशान थी। साक्षी जी ने आराध्या की घबराहट देखी तो बोली, मुझे पता है कि तुम अपने पापा के रिएक्शन के बारे में सोच रही हो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा को संभाल लूंगी और मुझे यकीन है कि वह मेरी बात जरूर मानेंगे। पास ही खड़े आशुतोष जी ने जब यह सुना तो उन्होंने खांसने का नाटक किया। वह सच में नीरज जी को पसंद नहीं करते थे। कौन सा आदमी उस इंसान को पसंद करेगा जो कभी उसकी पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड हो? कोई नहीं करेगा। वह कभी भी नहीं चाहते थे कि साक्षी जी उनके साथ कोई भी संबंध रखे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। नीरज जी उनके समधी थे, इसीलिए दोनों का कभी कभी आपस में मिलना होगा।
यह सब सोचकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। 3 आलीशान कार कपूर हाउस के बाहर आकर रुकी। आराध्या अपनी परेशानी भरी निगाहों से रुद्र की तरफ देखने लगी। उसकी निगाहों को भांपते हुए रुद्र के हाथों पर अपना हाथ रखा और कहा, डरो मत, तुम पहले अंदर जाकर उन्हें सब समझाओ। हम सब तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं और जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आराध्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कार से नीचे उतरकर हवेली के अंदर जाने लगी। आराध्या जैसे ही कपूर मेंशन के अंदर गई, एक अधेड़ उम्र की औरत ने उसे देखकर कहा, आराध्या दीदी। आराध्या ने उनकी तरफ देखा और पूछा, शीला दी, पापा कहाँ हैं? कल से सर आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और वह अब अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं, शीला ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर आराध्या ऊपर जाने के लिए मुड़ी, तभी शीला ने कहा, कल से सर ने कुछ नहीं खाया और आपके साथ जो भी हुआ। आराध्या जानती थी कि शीला किस बारे में बात कर रही है। कल के बारे में अचानक सोचते ही उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और कहा, आप खाना ऊपर ले आइए, मैं उन्हें खिला दूंगी। फिर वह एक सेकंड के लिए रुकी और बोली, और कुणाल के बारे में कोई खबर है? शीला ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह कल वापस आ रहे हैं। आराध्या को खुशी हुई जब उसने सुना कि उसका छोटा भाई कुणाल वापस आ रहा है। वह उसकी शादी में नहीं आया क्योंकि वह शुरू से ही मोहित और आराध्या की शादी के खिलाफ था। कुणाल ने हमेशा कहा कि मोहित एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आराध्या ने कभी उसकी नहीं सुनी। यह सोचकर कि उसका भाई सही था, आराध्या ने आह भरी और कहा, मैं कल खुद उसे लेने एयरपोर्ट जाऊंगी। आपको उसके लिए कोई कार भेजने की जरूरत नहीं है। आप खाना लेकर पापा के कमरे में आइए, मैं वहीं जा रही हूँ। यह कहकर वो अपने पापा के कमरे की ओर चली गई। कमरे के अंदर जैसे ही आराध्या ने कमरे के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि नीरज जी बिस्तर पर लेटे हुए। उनका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। वह नीरज जी का हाथ पकड़कर उनके पास बैठ गई। नीरज जी ने अपनी आंखें खोलकर जैसे ही आराध्या को देखा, वह जल्दी से उठकर बैठ गए और कहा, आराध्या तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं कितना टेंशन में था तुम्हारे लिए। आराध्या ने अपने पापा की ओर देखा और कहा, सॉरी पापा, मैंने आपको परेशान किया। मेरा नीरज जी ने आराध्या के चेहरे को देखा और कहा, मुझे सच में तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी और मैंने तो सोचा था कि मैं पुलिस को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दूं, लेकिन तभी किसी ने आकर मुझसे कहा कि तुम ठीक हो और अपने दोस्त के घर पर हो। फिर उन्होंने आराध्या का सिर सहलाया और कहा, कल जो भी हुआ वह सब भूल जाओ, बल्कि मैं तो खुश हूं कि तुम्हारे साथ उस मोहित की शादी नहीं हुई, वरना कभी मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। वह कभी तुम्हारे लायक नहीं था। अब मैं कभी तुम्हारी शादी के बारे में बात नहीं करूंगा। शादी शब्द सुनकर आराध्या के दिल में एक हलचल पैदा हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उसके पापा को अपनी शादी के बारे में बताए। आराध्या अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, पापा, मैं वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नीरज जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम हमारे बिजनेस के बारे में मत सोचो। पैसा हमेशा कमाया जा सकता है, लेकिन स्वाभिमान एक ऐसी चीज है जो एक बार खो जाने के बाद कभी कमाया नहीं जा सकता। आराध्या कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा शीला खाना लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई है। उसने उसे अंदर आने को कहा। शीला के अंदर आने के बाद आराध्या ने उसके हाथों से खाने की प्लेट ली और नीरज जी के सामने रखकर कहा, कितनी बार आपको मुझे कहना पड़ेगा कि आप अपना खाना टाइम से खाया करो। उसकी बात सुनकर नीरज जी ने उसके बालों को सहलाया और फिर खाने की प्लेट लेकर खाने लगे। उनका खाना खत्म होने के बाद आराध्या ने कहा, पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। नीरज जी ने उसकी ओर देखा और उसे अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, पापा, मैंने शादी की है। नीरज जी को लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुना, इसीलिए उन्होंने पूछा, तुमने क्या कहा? आराध्या ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से बोली, मैंने यह कहा कि मैंने शादी कर ली है। आराध्या की बात सुनकर नीरज जी हैरान हो गए और बोले, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि एक लड़के ने तुम्हें मंडप में छोड़ दिया, तुम किसी भी अनजान से शादी कर लोगी? आराध्या चुपचाप उनकी बात सुनती रही। उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं यह शादी नहीं मानता, तुम चलो मेरे साथ, हम अभी यह शादी तोड़ देंगे, नीरज जी गुस्से में कहा।
नीरज जी ने फोन निकालकर लार को कॉल करने लगे। उनको ऐसा करते देखा आराध्या ने उनके हाथों से फोन छीनकर कहा, पापा आप कुछ नहीं कर सकते उसकी मर्जी के बिना। क्यों, हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा कमजोर पड़ गए? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का फायदा उठाने की? मुझे यकीन है यह सब वह तुम्हारे पैसों के लिए कर रहा है। मैं उसे जेल में डाल दूंगा। नीरज जी ने गुस्से में कहा, मेरे पैसों की उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी? अगर वह चाहे तो पूरी मुंबई को खरीद सकते हैं और उसे जेल में शायद भगवान ही डाल सकते हैं। आराध्या ने अपने मन में सोचा। तुम मेरा फोन वापस कर दो, मैं अभी अपने वकील को फोन करके उसके ऊपर केस कर दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना मेरी बेटी से शादी करने की? नीरज जी ने गुस्से में कहा। आराध्या ने देखा उसके पापा बहुत गुस्से में हैं, इसीलिए उसने उन्हें शांत कराते हुए कहा, पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, वह बहुत पावरफुल है। नीरज जी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा, तुमने किससे शादी की है? आराध्या ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से बोली, रुद्र सिंघानिया। नीरज जी ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी की और हैरानी से बोले, तुमने क्या कहा? इसे फिर से कहो। आराध्या ने फिर से बहुत धीमी आवाज में कहा, रुद्र सिंघानिया। फिर से कहो, नीरज जी ने तेज आवाज में कहा। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, मैंने रुद्र सिंघानिया से शादी की है। नीरज जी बेड से उठकर बैठ गए और उससे पूछा, रुद्र सिंघानिया? तो आराध्या ने सिर हिलाया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट रुद्र सिंघानिया। नीरज जी ने फिर से पूछा तो आराध्या ने फिर से सिर हिलाया। नीरज जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने रुद्र सिंघानिया से शादी की है। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, यह नहीं हो सकता। क्या तुम्हें यकीन है कि वह रुद्र सिंघानिया ही है? हो सकता है कि तुमने गलती की हो और किसी और से शादी कर ली हो। आराध्या उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगी। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। नीरज जी को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने रुद्र सिंघानिया से शादी की है। एरोगेट, हार्टलेस, गुस्से वाला, निर्दयी, कोल्ड सीओ सिंघानिया अब उनका दामाद था। जैसे ही नीरज जी आराध्या से कुछ पूछने वाले थे, शीला कमरे के अंदर आई और कहा, सर बाहर मिस्टर रुद्र सिंघानिया आपसे मिलने आए हैं। आराध्या ने जैसे ही सुना रुद्र उसका इंतजार कर रहा है, उसकी नजर अपने पापा पर चली गई, जो बेहद गुस्से में थे। वह यही सोच रही थी कि उसके पापा रुद्र को कैसे ट्रीट करेंगे। आराध्या ने सच में रुद्र सिंघानिया से शादी की है, लेकिन उधर सिंघानिया ने आराध्या से शादी क्यों की? क्या इस शादी के पीछे उसका कोई मकसद है? लेकिन क्या, मुझे यह पता लगाना ही पड़ेगा। मैं उसके साथ अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता, नीरज जी अपने मन में बोले। इससे पहले कि आराध्या कुछ कहती, नीरज जी रूम से बाहर निकल गए। जब नीरज जी और आराध्या लिविंग रूम के अंदर आए तो उन्होंने देखा रुद्र चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ है। जब रुद्र ने नीरज जी और आराध्या को अपनी ओर आते देखा तो सोफे से उठकर खड़ा हो गया। नीरज जी ने एक नजर रुद्र की तरफ देखा, फिर आराध्या की तरफ मुड़कर बोले, तुम अंदर जाओ, मैं मिस्टर सिंघानिया से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आराध्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह दोनों का अकेले छोड़कर कैसे जाए, क्योंकि सब जानते थे रुद्र को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और अभी नीरज जी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और इसीलिए वह उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने हिम्मत की और कहा, लेकिन पापा मैं वह अपनी बात पूरी कर पाती। उससे पहले ही रुद्र ने उससे कहा, चिंता मत करो, तुम अंदर जाओ। उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे आराध्या पीछे मुड़ी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद नीरज जी ने शीला को भी उसके पीछे जाने को कहा और जाकर दरवाजा बंद कर दिया। लिविंग रूम में पूरी तरह सन्नाटा था। ना तो रुद्र कुछ कह रहा था और ना ही नीरज जी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? नीरज जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और कहा, इससे आपका क्या मतलब है? प्लीज मुझे यह मत कहना कि तुम्हें उससे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ था, लेकिन फिर भी तुमने कल ही उससे शादी कर ली। मुझे यकीन है यह सब करने के पीछे तुम्हारा जरूर कोई मतलब छुपा है, नीरज जी ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। बदले में रुद्र ने भी उनकी आंखों में देखा और कहा, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे अगर मैं कहूं कि मैं 5 साल से आराध्या से प्यार करता हूं? नीरज जी ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, यह सब तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सीरियस हो? रुद्र को कुछ नहीं कहा, लेकिन नीरज जी ने जब उसकी आंखों में देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वह सच बोल रहा है। एक गहरी खामोशी के बाद रुद्र ने कहा, यह सच है कि मैं आराध्या से 5 साल से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। लेकिन जब मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा था
आपने उसकी शादी मोहित से फिक्स करवा दी। यह कहने के बाद रुद्र एक पल के लिए रुक गया, फिर एक गहरी सांस लेकर वापस बोलना शुरू किया। मुझे जब यह सब पता चला तब मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन जब मैंने आराध्या को मोहित के साथ खुश देखा तब मैं भी खुश था। मैंने हमेशा उसकी खुशी चाही, चाहे वह मेरे साथ हो या किसी और के साथ। लेकिन जब मुझे पता चला मोहित ने उसके साथ धोखा किया तो मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। नीरज जी ने अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें पता था यह सब उनकी गलती है। उन्होंने ही मोहित को आराध्या के लिए चुना था। वह कुछ कहते उससे पहले ही रुद्र ने कहा, मुझे पता है यह सब एक्सेप्ट करना उसके लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन वह जब तक इस रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं हो जाती मैं उसके कभी भी फोर्स नहीं करूंगा। मेरे लिए उसकी खुशी सबसे आगे है। नीरज जी ने रुद्र की तरफ देखा। उन्होंने उसके बारे में जो कुछ सुना था उन्हें वह गलत झूठ लग रहा था। वह रुद्र की आंखों में आराध्या के लिए प्यार और परवाह देख पा रहे थे, लेकिन मोहित ने आराध्या के साथ जो किया उन सब के बावजूद इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? हो सकता है कि तुम उसका फायदा उठा रहे हो। और हाँ, एक बात याद रखना, वह मेरी बेटी है। मैं चाहूं तो उसे हमेशा तुमसे दूर रख सकता हूं। उनकी बात सुनकर रुद्र मुस्कुराया और बोला, वह अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं मेरी वाइफ है, इसीलिए अगर आप चाहें भी तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लिविंग रूम के बाहर आराध्या किसी छिपकली की तरह दरवाजे से कान लगाकर अंदर क्या हो रहा है सुनने की कोशिश कर रही थी। आराध्या दीदी, शीला ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आराध्या ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और वापस दरवाजे से अपना कान लगा लिया। लेकिन वह कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। शीला ने उसे ऐसा करते देखकर कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बात खत्म होने के बाद वह आपको जरूर बुलाएंगे। आप पेशेंस रखिए। शीला दी, आप पेशेंस की बात कर रही हो? बाहर जो लोग बात कर रहे हैं रुद्र और मेरे पापा हैं। क्या होगा अगर वह दोनों बात करते करते लड़ने लगे? अगर पापा ने गुस्से में आकर रुद्र को मार दिया तो क्या होगा? आराध्या ने बेचैनी से कहा। सर बहुत समझदार हैं और सुलझे हुए इंसान हैं। वह कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। शीला एक पानी का गिलास आराध्या की तरफ बढ़ाते हुए बोली। आराध्या ने उनके हाथों से पानी का गिलास ले लिया और एक सांस में सारा पानी पी गई। इधर लिविंग रूम के अंदर एकदम शांति थी। रुद्र नीरज जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे को ही देख रहे थे। कोई उनके चेहरे को देखकर यह नहीं कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर की खामोशी के बाद नीरज जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओगे, वह भी मेरे परमिशन के बिना? उनकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, पहली बात तो यह हम दोनों की शादी आपकी परमिशन के बिना हुई थी और वह अब मेरी पत्नी है। मैं उसे अपने घर ले जा सकता हूँ, इसलिए मुझे आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह थोड़ा रुक कर बोला, और अगर आपको यह लगता है कि मैं आपकी बेटी का फायदा उठा रहा हूँ तो मैं सारी जिंदगी उसका फायदा उठाना चाहूंगा। रुद्र की बात सुनकर नीरज जी मुस्कुराए और बोले, गुड। जब मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि तुम उसके पति हो तो मुझे यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि तभी तुम्हें एक हार्टलेस पर्सन के रूप में जानते हैं। लेकिन मुझे तुमसे मिलकर यह समझ आ गया कि तुम वैसे नहीं हो। मुझे उम्मीद है तुम सच में मेरी बेटी को खुश रख पाओगे। रुद्र के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसने कहा, मेरे लिए उसकी खुशी सबसे आगे है। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह सब सुनकर नीरज जी को राहत मिली। उन्हें अब यकीन हो गया था कि रुद्र आराध्या को सच में खुश रख पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने कभी भी मेरी बेटी को हर्ट किया वह दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। नीरज जी ने रुद्र की आंखों में देखकर कहा, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर कपूर, आपकी बेटी का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। रुद्र ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नीरज जी ने अपने सिर को हिलाया और कहा, क्योंकि अब मैंने तुम्हें अपना दामाद मान लिया है तो तुम मुझे अब से पापा कहकर बुलाओगे। और रुद्र उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और कुछ कहने वाला था कि लिविंग रूम में एक मीठी सी आवाज आई, या देखो यहाँ हम कार के अंदर इंतजार कर रहे हैं और यहाँ आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। साक्षी जी अंदर आते हुए बोली। नीरज जी ने आवाज की ओर देखा। एक जाना पहचाना चेहरा देखते ही उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए साक्षी जी के पास जाकर बोले, साक्षी। साक्षी जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, नीरज तुम्हें फिर से
देखकर अच्छा लगा। नीरज जी कुछ कहने वाले थे कि उन्होंने एक लंबे आदमी को देखा जो उनकी ओर आ रहा था। फिर उन्होंने साक्षी जी की कमर के चारों तरफ अपना हाथ लपेट लिया और कहा, मिस्टर कपूर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं साक्षी का हस्बैंड हूँ। नीरज जी ने अपने सामने खड़े इंसान को देखा। इंडिया में हर कोई जानता था कि वह कौन है। आशुतोष सिंघानिया वर्ल्ड के टॉप बिजनेस में से एक, इसीलिए रुद्र भी अपने पापा की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। नीरज जी ने अपने मन में सोचा। अपने पति को नजरअंदाज करते हुए साक्षी जी ने नीरज जी से फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम अभी वैसे ही दिखते हो। नीरज जी उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोले, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पर तुम खुद को देखो, तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। अपनी तारीफ सुनकर साक्षी जी शर्मा गई। देखो, तुम्हें अभी भी अपनी तारीफ पर वैसे ही शर्म आती है, कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। नीरज जी मुस्कुराकर बोले। आशुतोष जी ने जब उनको ऐसे बातें करते हुए देखा तो एक हंसने का नाटक किया। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली और नीरज जी की ओर देखा तो उनकी पत्नी से ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वह वहां बिल्कुल भी मौजूद ना हो। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, उससे पहले ही साक्षी बोली, भगवान ने हमारे लिए कुछ अलग ही प्लान किया था, इसलिए हम दोनों अलग हो गए थे। और देखो, अब मैं तुम्हारी समधन हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ। उसे तुम्हारी जैसी एक सास मिली और रुद्र जैसा पति जो सारी जिंदगी उसका ख्याल रखेगा। नीरज जी ने मुस्कुराकर कहा। उनकी बात पर साक्षी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब से वह मेरी भी बेटी है और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि वह दुखी रहे। दूर खड़ा रुद्र ने जब अपनी डैड की एक्सप्रेशन देखी, उसको हंसी आ गई। पता था कि आशुतोष जी साक्षी जी को लेकर पजेसिव थे, इसीलिए उन्होंने अपने डैड को किस करते हुए कहा, डैड, क्यों ना हम मॉम और पापा को अकेले में कुछ बात करने दे। आखिरकार इतने सालों बाद वह मिले हैं, उसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं। आशुतोष जी ने घूरते हुए धीरे से कहा, रुद्र सही कह रहा है, आप बाहर से मम्मी जी और पापा को ले आइए, तब तक हम दोनों बात कर लेंगे, साक्षी जी ने कहा। तो आशुतोष जी मन महसूस कर वहां से चले गए। कुछ मिनट बाद आशुतोष जी दादाजी और दादी को लेकर वापस अंदर आए। नीरज जी ने उन्हें आते देखा तो उन्होंने उठकर उनका वेलकम किया। उन्होंने आज पहली बार अशोक जी और अनीता जी को सामने से देखा था। अशोक सिंघानिया को पूरी इंडिया में सब रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उन्होंने खुद अपने दम पर सिंघानिया इंडस्ट्रीज खड़ा किया था और आज वह एशिया का टॉप बिजनेस इंडस्ट्रीज में से एक था। इधर आराध्या अपने कमरे के अंदर इधर से उधर चक्कर काट रही थी। यह बहुत परेशान थी और उससे जब और सहन नहीं हुआ तो वह कमरे से बाहर निकलकर सीधे लिविंग रूम के अंदर जाने लगी। तभी उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सीधे अंदर चली गई। लिविंग रूम आशुतोष जी को छोड़कर सभी खूब मस्ती कर रहे थे। वह उदास चेहरे के साथ एक कोने में बैठे थे। आराध्या को भरोसा नहीं हुआ कि वह क्या देख रही है। उसने देखा रुद्र और नीरज जी मुस्कुराते हुए एक दूसरे की बातें कर रहे थे, साथ ही बाकी सब की एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। आराध्या को यह सब देखकर खुशी तो हुई, लेकिन उसे बुरा भी लगा क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह वहां नहीं थी और किसी ने भी यहाँ पर बुलाया नहीं। यह सब सोचकर वह वापस अंदर जाने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि साक्षी जी ने उसे देखा और कहा, तुम यहाँ हो? मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ हो। फिर उन्होंने अपने बगल की जगह को थपथपाया और कहा, इधर आओ और मेरे पास बैठो। अपनी पत्नी को वहां अकेला खड़ा देखकर रुद्र उठा और उसकी ओर जाने लगा। रुद्र को अपनी ओर आते देख आराध्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। रुद्र को उसके हाव भाव देखकर यकीन हो गया कि वह किसी बात को लेकर नाराज है। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो। आराध्या ने अपने हाथ रुद्र के हाथ से अलग किया और कहा, मैं अपने आप चल सकती हूँ। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन आराध्या ने अपना हाथ हटा लिया और कहा, ओहो, तो आपको अब याद आई कि मैं आपकी पत्नी हूँ। रुद्र ने हैरानी से आराध्या की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो? आराध्या उसे इग्नोर करके आगे गई, साक्षी जी के पास चली गई। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि वह नाराज क्यों है। रुद्र वापस सोफे पर आकर बैठ गया। उसने आराध्या की तरफ अपनी नजर डाली, लेकिन देखा कि वह उसे नजरअंदाज कर रही थी। यह देखकर उसने अपने मन में सोचा, अब मैंने क्या किया। कुछ मिनट बाद शीला और कुछ नौकरानी स्नैक्स और ड्रिंक लेकर किचन से बाहर आई। उन्होंने वह सब टेबल पर रख दिया।
क्योंकि उन दोनों ने हम सबको बिना बता कर ही शादी की है, तो हम तो सोच रहे हैं कि हम फिर से उनकी शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ कराएं, दादाजी ने कहा। शादी की बात सुनकर आराध्या के चेहरे पर बेचैनी आ गई। उसकी और मोहित की शादी में जो कुछ हुआ था वह सब फिर से उसके दिमाग में घूमने लगा। दादाजी, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम जब तैयार हो जाएंगे तब आपको बताएंगे। रुद्र ने जब आराध्या के चेहरे के बदलते भाव को देखा तो कहा। हालांकि वह भी चाहता था कि उन दोनों की शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ हो, लेकिन वह अपनी खुशी के लिए आराध्या को तकलीफ में नहीं देख सकता था। हाँ, रुद्र सही कह रहा है, हमें इसे उन दोनों पर ही छोड़ देते हैं। और वैसे भी उन दोनों की शादी हो गई है, और अगर वह लोग दूसरी शादी नहीं चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं, साक्षी जी ने कहा। उनकी बात सुनकर आराध्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, अभी मुझे भी कुछ प्रॉब्लम है, तो सब कुछ ठीक होने के बाद हम शादी के प्लान के बारे में बात कर सकते हैं। नीरज जी एक गहरी सांस लेकर बोले, मैं भी आपसे इस बारे में बात करना चाहता था। हम कपूर इंडस्ट्रीज के साथ कोलेब्रेशन करना चाहते हैं, तो इस बारे में डिस्कशन करना चाहिए। रुद्र ने शांत भाव से कहा। सॉरी बेटा, पर मैं यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी बेटी की शादी तुमसे हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम लोगों का फायदा उठाऊं। मैं खुश हूं कि उसे तुम जैसा परिवार मिला, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, नीरज जी ने कहा। नीरज, तुम यह सब क्या बोले जा रहे हो? अब हम एक फैमिली हैं, इसीलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, साक्षी जी ने नीरज जी की तरफ देखकर कहा। और ऐसा नहीं है कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज कपूर इंडस्ट्रीज की हेल्प कर रहा है। यह सब एक बिजनेस डील है जिसमें सिर्फ कपूर इंडस्ट्रीज को ही नहीं, सिंघानिया इंडस्ट्रीज को भी प्रॉफिट होगा। आशुतोष जी, जो काफी समय से खामोश बैठे थे, उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। डैड सही कह रहे हैं, आपको यह प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, रुद्र ने कहा। नीरज जी जो कहना चाहते थे, लेकिन आराध्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, हाँ पापा, रुद्र सही कह रहा है, मुझे पता है मोहित ने क्या किया। अगर आपने यह प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारी कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। पापा मना मत करिए। नीरज ने एक गहरी सांस ली और फिर हाँ में अपना सिर हिलाया। मोहित का नाम सुनते ही रुद्र की आंखें गहरी हो गई। वह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। उसने जो आराध्या के साथ जो कुछ किया, उसकी सजा उसे मिलने वाली थी। कुछ देर बाद दादाजी, नीरज जी, आशुतोष जी और रुद्र बिजनेस के बारे में डिस्कशन करने के लिए ऊपर स्टडी रूम में चले गए और दादी, साक्षी जी और आराध्या किचन में चली गई लंच बनाने के लिए। आराध्या ने देखा साक्षी जी पकौड़े बना रही हैं तो वह उनके पास गई और बोली, माँ, आपको यह बनाना आता है? यह सच में देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। यह मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। तुम इधर आओ, मैं भी तुम्हें सिखाती हूँ। यह कैसे बनाते हैं? साक्षी जी ने मुस्कुराकर कहा। उनकी बात सुनकर आराध्या का चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसे अपनी माँ से कभी कुछ सीखने का मौका नहीं मिला था। जब साक्षी जी आराध्या को पकौड़े बनाना और चलाना सिखा रही थी, तभी पीछे से किसी ने आकर कहा, वाह, पकौड़े क्या मुझे एक मिल सकता है? यह अभी तक रेडी नहीं हुआ है और तुम अब तक कहाँ थे? यहाँ आने के बाद मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा, साक्षी जी ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा। तो समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया था, इससे मुझे वहां जाना पड़ा। फिर वह अपनी भाभी की ओर मुड़ा और बोला, भाभी आप भी पकौड़े बना रही हैं? आराध्या ने उसकी ओर देखकर अपना सिर हिलाया। समर्थ दिखने में बहुत हैंडसम था और काफी हद तक रुद्र की तरह ही दिखता था। हमें परेशान करने की बजाय तुम स्टडी रूम में जाकर अपने भाई के साथ बिजनेस के बारे में डिस्कस क्यों नहीं करते? साक्षी जी ने गुस्से में किचन से बाहर निकलते हुए कहा। लेकिन समर्थ ने प्लेट से पकौड़ा उठाया और मुंह में डालते हुए बोला, मेरा वहां पर कोई काम नहीं है, आपको पता है ना। मुझे वह सब समझ में नहीं आता और मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। यह सुनकर आराध्या ने समर्थ से पूछा, तुम अपने भाई के साथ उसी कंपनी में काम क्यों नहीं करते? नहीं भाभी, हम अलग अलग कंपनियां चलाते हैं। आपको तो पता है सिंघानिया इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट भाई हैं और ग्लोबल एंटरटेनमेंट सिंघानिया इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है, लेकिन भाई को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ग्लोबल एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट मैं हूँ, समर्थ ने आराध्या को समझाते हुए कहा। आराध्या जानती थी कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट सिंघानिया इंडस्ट्रीज के अंदर ही है। उसने यह भी सुना था कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट का सीईओ समर्थ सिंघानिया है, जिसे बहुत क्रूर माना जाता था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में हर कोई उससे डरता था। आराध्या ने देखा समर्थ बार बार साक्षी जी से छुपकर पकौड़ी चुराने की कोशिश कर रहा है।
यह सब देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वही समर्थ सिंघानिया है जिससे पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज डरती है। वह इतना तो समझ गई थी कि बाहर के लोग जैसे सिंघानिया फैमिली को जानते थे, वह वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। आराध्या को अपने ख्यालों में खोए हुए देखकर समर्थ ने उसके चेहरे के सामने अपनी उंगलियां कर दी और कहा, क्या हुआ भाभी, आप क्या सोच रही हैं? कहीं आप भाई के बारे में तो नहीं सोच रही हैं ना? आराध्या ने और कुछ नहीं कहा और अपना नीचे कर लिया। तुम अपनी भाभी को इस तरह तंग मत करो, ऊपर जाओ और सबको लंच करने के लिए नीचे बुलाकर लाओ। साक्षी जी ने समर्थ के कान खींचते हुए कहा। समर्थ दर्द में चिल्लाया और कहा, मॉम दर्द हो रहा है, ठीक है, पहले मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ। समर्थ के वहां जाने के बाद उन्होंने सारा खाना टेबल पर रखना शुरू कर दिया। स्टडी रूम के अंदर सबके चेहरे पर गंभीर भाव थे। आशुतोष जी, मेरा सजेशन है कि उनके साथ हम आधे कोलिब्रेशन खत्म करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम सारे कोलिब्रेशन खत्म कर देंगे, इससे उन्हें ज्यादा लाभ होगा। आशुतोष जी की बात सुनकर रुद्र और दादाजी ने सहमत में अपना सिर हिलाया। दूसरी तरफ नीरज जी समझ नहीं पा रहे थे कैसे रिएक्ट करें। उन्हें पता था कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज के साथ कोलेब्रेशन करना कपूर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन फिर भी उन्हें यह सब सही नहीं लग रहा था। नीरज जी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रुद्र समझ गया था कि वह क्या सोच रहे हैं, इसीलिए उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, पापा आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब से हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं, इसीलिए आपकी हेल्प करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यह सब मैं आराध्या के लिए कर रहा हूँ। मैं उसे किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकता। नीरज जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं वही करूंगा जो आप सभी मुझसे करवाना चाहते हैं। खटखट कमरे में एक जोर की दस्तक सुनाई दी तो सब ने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर समर्थ खड़ा था। वैसे आप सब इतने सीरियस होकर सब किस बारे में बात कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब किसी को मारने का प्लान बना रहे हैं? समर्थ स्टडी रूम के अंदर आखिर सबके चेहरे को देखते हुए बोला। बाहर निकलो, ठीक है, फिर मैं जाकर भाभी से कहूंगा कि आप उनके हाथों का बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहते और उन्होंने आज पकौड़े भी बनाए हैं, लेकिन आप तो खाना नहीं चाहते। यह कहने के बाद समर्थ मुड़ा और जाने का नाटक किया। रुद्र ने जैसे ही यह सुना उसने समर्थ की ओर देखकर पूछा, क्या आराध्या ने बनाया है? हाँ, समर्थ ने कहा। यह सुनकर रुद्र जल्दी से उठा और कहा, मुझे भूख लगी है, चलिए पहले जाकर लंच करते हैं, उसके बाद बाकी बातें डिस्कस करेंगे। इसके बाद वह स्टडी रूम से बाहर चला गया। समर्थ मुस्कुराया और अपने बड़े भाई के पीछे पीछे वह भी चला गया। रुद्र ने नीचे आकर देखा, साक्षी जी और दादी टेबल को सेट कर रही थी, लेकिन आराध्या वहां पर नहीं थी। इसीलिए उसने पूछा, मॉम आराध्या कहाँ है? वह किचन में है, साक्षी जी मुस्कुराकर बोली। तो रुद्र वहां से किचन की तरफ चला गया। वह जब किचन के अंदर आया तो देखा आराध्या लेट हो रही है। वह उसकी तरफ जाने लगा। आराध्या ने जब उसे अपनी ओर आते देखा तो वह मुस्कुराई और बोली, आप बाहर जाकर बैठ जाइए, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। इतना कहने के बाद वह वापस अपना काम करने लगी। रुद्र उसके पास आया और उसे साइड करते हुए कहा, यह सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मेड तो है ना सब करने के लिए। आराध्या ने रुद्र के चेहरे की ओर देखा और कहा, वह सब काम कर रहे हैं, मैं बस प्लेट धो रही हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने उसे वहां से साइड हो जाते हुए कहा, अब आप जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। रुद्र ने उसे वापस साइड हटाते हुए कहा, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसते हुए बोली, अगर आप प्लेट धोएंगे तो आपकी इमेज का क्या होगा और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? अगर उन्हें पता चलेगा कि द ग्रेट रुद्र सिंघानिया किचन में जूठी प्लेटें धो रहा है। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रुद्र ने प्लेट धोना शुरू कर दिया और कहा, अगर लोगों को पता चला कि रुद्र सिंघानिया अपनी शादी के दूसरे दिन अपनी पत्नी से प्लेट धुलवा रहा है, तब वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो तुम मेरी बात मानो और यहाँ से जाओ, मैं सब कर लूंगा। आराध्या को भरोसा नहीं हुआ कि वह इसके लिए ऐसा कर रहा है। रुद्र को प्लेट धोते हुए देखकर वह हंस पड़ी और बोली, वैसे मुझे नहीं पता था कि द ग्रेट रुद्र सिंघानिया को प्लेट भी धोना आता है। उसकी ओर देखकर बिना उसने आराध्या की बातों का जवाब देते हुए कहा, वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम मुझे उसकी परमिशन नहीं दोगी। उसकी बातों का मतलब समझकर आराध्या शर्मा गई। उसके शर्माते ही देखकर रुद्र के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने फैसला किया कि वह उससे नहीं कहेगा, इसीलिए उसने चुपचाप सारी प्लेटें धो दी।
सारी प्लेट धोने के बाद रुद्र आराध्या की तरफ मुड़ा और बोला, अगली बार से मैं तुम्हें ऐसे अजीबोगरीब काम करते हुए नहीं देखना चाहता। इन सब के लिए मेड है। यह कहने के बाद वह किचन से बाहर चला गया। आराध्या कुछ बोल नहीं सकी, वह बस चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। डाइनिंग रूम में जब आराध्या किचन से बाहर आई तो उसने देखा कि वहां पहले से ही सभी मौजूद थे। साची जी ने आराध्या को देखा तो वह मुस्कुराई और बोली, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। समर्थ ने अपना हाथ लहराया और कहा, भाभी आप इधर आकर भाई के पास बैठिए, मैंने आपके लिए यह सीट खाली करके रखी है। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और रुद्र के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। डाइनिंग रूम में मौजूद सभी को देखकर नीरज जी ने कहा, अब चलिए हम सब शुरू करते हैं। तो सबने खाना शुरू कर दिया। साक्षी जी ने प्लेट से चिकन का पीस उठाया और नीरज जी को देते हुए बोली, यह लो, इसे खाओ, मुझे पता है कि यह तुम्हारा पसंदीदा है। आशुतोष जी ने लगभग अपने मुंह से खाना उगल दिया और कहा, आई एम सॉरी। समर्थ ने एक रुमाल उठाया और अपने डैड को दे दिया। फिर वह आशुतोष जी की ओर झुक गया और फुसफुसाया, ऐसा लगता है कि अंकल आपके प्यार के दुश्मन है। आपको कुछ करना होगा क्योंकि मुझे सौतेला बाप नहीं चाहिए। नीरज जी ने अपनी आंखें मूंद ली और समर्थ से कहा, चुप रहो। इस बीच रुद्र ने सभी को नजरअंदाज करते हुए लगातार आराध्या के प्लेट में खाना रख रहा था। जब आराध्या ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कहा, तुम्हें तो खाना चाहिए, तुम पतली हो। लेकिन आराध्या ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन यह बहुत ज्यादा, मैं मोटी हो जाऊंगी। और रुद्र ने उसका सर थपथपाया और कहा, अगर तुम्हारा वजन 200 किलो भी हो गया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराध्या ने उसे देखा और कहा, क्या होगा अगर लोग मुझे देखकर आपसे कहेंगे कि आपकी पत्नी बहुत मोटी है। आई डोंट केयर, रुद्र ने सपाट लहजे में कहा। क्या होगा अगर मुझे कोई भी ड्रेस ठीक नहीं हुई, आराध्या ने पूछा। आई डोंट केयर, रुद्र बोला। क्या होगा अगर लोग कहेंगे कि आपका टेस्ट बहुत खराब है, आराध्या ने पूछा। आई डोंट केयर, रुद्र बोला। क्या हुआ अगर, आराध्या कुछ कहने ही वाली थी कि रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे लोगों की बातों का कोई परवाह नहीं, और अगर उन्हें यह लगता है कि मेरा टेस्ट खराब है तो मैं अपने खराब टेस्ट के साथ बहुत खुश हूँ। उसकी बात सुनकर आराध्या ने एकटक उसे देखा शुरू कर दिया। ऐसे खुद की ओर देखता पाकर रुद्र ने कहा, ज्यादा मत सोचो और खाओ। सबके खाने के बाद साक्षी जी और दादी मिठाई लेने के लिए अंदर चली गई। नीरज जी आराध्या की तरफ मुड़े और बोले, तुम्हारा भाई कल वापस आ रहा है। मैंने उसे लंदन में ही अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने कहा कि वह वापस आकर हमारे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या करना है। प्लीज तुम उससे बात करना, अब तुम ही उसे समझा सकोगी। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि वह कल आ रहा है और हम कल उसे लेने एयरपोर्ट जा रहे हैं, और अगर वह वापस आकर बिजनेस में आपकी हेल्प करना चाहता है तो यह तो अच्छी बात है। आप इतना सब कुछ एक साथ नहीं संभाल पाएंगे। उसकी बात सुनकर नीरज जी ने सहमत में अपना सिर हिलाया। रुद्र आराध्या की ओर झुका और पूछा, तुम किसके साथ जा रही हो। आराध्या उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, मैं आपके साथ जाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे पहले आपसे परमिशन लेना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे पूछना भूल गई थी। सॉरी। कोई भी डिसीजन लेने के लिए वह मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और मेरे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी जो कहेगी मैं वही करूंगा। रुद्र ने हंसते हुए कहा। पास बैठे समर्थ ने जब उन दोनों की बात सुनी तो वह हंसते हुए बोला, हे भगवान, मेरा भाई भी अब पापा और दादाजी की तरह जोरू का गुलाम बन गया। उसकी बात सुनकर दादाजी और आशुतोष जी शर्मिंदा होकर एक साथ बोले, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। और साक्षी जी ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपने क्या कहा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।